आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। हमारा नदियों का जो आखिरी सेशन है। अभी तक हमने बहुत कुछ देखा नदियों के बारे में, आपको शायद याद भी होगा, कुछ मैं आपको स्मरण दिला देता हूँ। हमने माइथोलॉजी, नदियों के साथ जो धार्मिक कथाएं और दुनि मनगढ़ंत कहानियां जुड़ी हुई हैं वो देखा। हमने देखा नदियों के साथ कैसे कैसे सिविलाइजेशंस जुड़ी हुई हैं। नदियां कैसे दो देशों के बीच में बॉर्डर का काम करती हैं। नदियां कैसे एक देश दूसरे देश के ऊपर हथियार की तरह प्रयोग करता है। फिर हमने देखा नदियों में कैसे नुकसान नदियां कैसे कैसे पहुंचाती हैं, बाढ़ आ जाती है और चीजें देखी। फिर हमने देखा था कुछ बड़ी बड़ी नदियां, जैसे अमेजन नदी, नील नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इनके स्रोत कहाँ से हैं, स्टार्टिंग कैसे, मोजाम्बिक की जो हमारी जिम्बेजी नदी है उसकी शुरुआत, कितनी हम्बल शुरुआत, एक छोटी सी शुरुआत हमने देखी है, सबकी होती है। फिर हमने देखा कैसे बड़े बड़े शहर दुनिया के नदी के चारों तरफ बसे हुए हैं, नदी के आसपास बसे हैं। और हमने भी देखा था कि कुछ खास खास नदियां, सबसे बड़ी नदी, सबसे छोटी नदी, कुछ जमीन के नीचे बहने वाली नदी, कुछ रंग बिरंगी नदी, कोई एकदम काले पानी वाली नदी, बहुत सारी इस तरह की नदियों को भी हमने देखा जो अजीबोगरीब थी। फिर हमने देखा कैसे नदियां क्या क्या चीजें बनाती चलती हैं अपने रास्तों में, है ना। हमने देखा था कि झीलें बनाती हुई चलती हैं, खाइयां बनाती हुई चलती हैं, वादियां बनाती हुई चलती हैं। ये सब हमने देखा था। और हम आखिर में अभी तक हम देख चुके थे कि कुछ फाउंटेन, झरनों को हमने देखा था, जो पानी के झरने होते हैं, है ना। तो लास्ट हमने ये देखा था कि कैसे कुछ ठंडे इलाकों में झरने जम जाते हैं और लोग उन पे पहाड़ों की तरह से पहाड़ पे चढ़ते हैं, उसी तरह से इन पे भी लोग चढ़ते हैं। तो ये भी एक काम होता है। उसके बाद अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, जल्दी जल्दी चलेंगे कि और झरनों के कुछ झरने देखेंगे और फिर आगे नदी की तरफ फिर वापस चलेंगे। तो एक झरना ये आपके सामने है, इसको बोला जाता है फैन वाटरफॉल, यानी पंखे के रूप में एक चौड़ा फैला हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ऊपर से आ रहा है और ऐसे पंखे की तरह फैल गया। तो ये ऐसा होता है जब एक बड़ी चट्टान आ जाए, जो ढलान वाली चट्टान हो, चौड़ी चट्टान हो, उसमें पानी अगर फैल के जाता है तो हम कह देते हैं साहब ये पंखे वाला वाटरफॉल हो गया। ठीक है। और इसके बाद चलता है एक कैस्केड वाला। अगर यही वाटरफॉल जो पंखे वाला है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, है ना, और ये क्या है, कई सीरीज में होता है, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे नीचे को गिरता जाता है, जेंटल होता है, बड़ा स्लोप इसका ज्यादा नहीं होता। आप देख रहे हैं ज्यादा ढलान नहीं है, थोड़ी सी तिरछी ढलान में ये पानी बहता है। तो ये हमारे देश का, जैसे यहाँ पे इसको मंकी फॉल्स कहते हैं, मंकी फॉल, बंदर वाला फॉल है, पता नहीं इसका नाम मंकी फॉल क्यों है, शायद इधर बंदर बहुत होते होंगे, तो इसका नाम मंकी फॉल है। और इस तरह के झरने को कैस्केड फॉल कह देते हैं, है ना, सिर्फ जानकारी के लिए है आपके। इसके बाद एक अगली, एक और आपको ये दिख रहा है, जो पानी एक रिबन की तरह, एक धारा की तरह ऊपर से नीचे तक गिरता है, तो इसको बोल देते हैं रेनबो फॉल, है ना, रिबन फॉल, सॉरी, रिबन फॉल बोल देते हैं। एक एक रिबन की तरह ऊपर से लेके नीचे तक गिरे तो हम कहेंगे भाई ये रिबन रिबन फॉल है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको एक छोटा सा बिल्कुल जरा सा वीडियो दिखाऊंगा। अमेरिका में है ये, यहाँ पे कैसे ये रिबन फॉल आप यहाँ पे देख सकते हैं। पानी ऊपर से नीचे एक पतली सी धारा में गिर रहा है, इसलिए इसको रिबन फॉल कहते हैं। तो ये अमेरिका में है, इसको रिबन फॉल कहते हैं क्योंकि एक पतली धारा से गिर रहा है, काफी हाइट से गिर रहा है। फिर इसके बाद आ जाता है कैटरैक्ट फॉल, जो कि बहुत जबरदस्त होता है, जिसमें बहुत ज्यादा पानी एक साथ से गिरता है, बहुत ज्यादा शोर होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है ये वाला, है ना। बहुत दूर से इसके बाद सुनाई दे जाएगी भैया यहाँ पे कोई जबरदस्त वाटरफॉल है। तो ऐसे वाटरफॉल्स को कैटरैक्ट कह देते हैं। ठीक है, जब बहुत ज्यादा पानी एक साथ गिरने लगे, एक ही जगह बहुत जबरदस्त तरीके से पानी गिरे, तो इसको कैटरैक्ट बोलते हैं। और बहुत खूबसूरत, मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ इसका, बहुत सुंदर एक ये वाटरफॉल है, मैं इसको कई बार देखा, मुझे इतना अच्छा लगा इस वीडियो। विक्टोरिया फॉल है ये। डेविड लिविंगस्टोन नाम का एक व्यक्ति था, जो कि जो इंग्लैंड से वहां गया था, अफ्रीका में, है ना, मिशनरी था और कुछ काम, डॉक्टर था असल में वो, वहां लोगों को बीमारियों का इलाज करने के लिए अपनी फ्री सेवा के लिए वो गया था वहां। तो उसने इस फॉल को ढूंढा था, विक्टोरिया फॉल को, और उसने इसका नाम विक्टोरिया फॉल रख दिया क्योंकि उस टाइम इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया वहां राज करती थी। तो ये वीडियो आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना खूबसूरत है ये वीडियो।
ये जिम्बेजी नदी है, जो कि हमने देखा था जिम्बेजी नदी कहाँ से शुरू होती है, कई देशों के बीच में शुरू आती है ना, और ये आखिर में जिम्बाब्वे होके और हिंद महासागर में गिर जाती है। तो ये जिम्बाब्वे में जो जिम्बेजी नदी पे ये वाटरफॉल है ना, ये देखिए कितना जबरदस्त वाटरफॉल है। तो आप देख सकते हैं कितना पानी एक सेकंड में यहाँ पे गिर रहा है ना। तो ये जिम्बेजी नदी का बना हुआ है, एक जिम्बेजी नदी का ऊपर एक बहुत बड़ा विक्टोरिया फॉल्स है, दुनिया का बहुत बड़े वाटरफॉल्स में इसका नाम आता है। मतलब बहुत सारा पानी एक साथ गिरता है यहाँ पे, है ना, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता दूं, यहीं पे ना इसकी इसी जगह पे कहीं पे एक पूल है, एक पूल जैसा, एक थोड़ा गड्ढा सा है, उसका नाम रखा है डेवल्स पूल। डेवल मतलब शैतान, जो शैतान है ना वही यहाँ रह सकता है, कोई इंसान यहाँ इस पूल में नहीं नहा सकता। असल में क्या है, वो एकदम किनारे पे है, जहां इतना पानी एकदम से गिर रहा है उसके एकदम किनारे पे अगर आपको यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पानी का पूल है और बिल्कुल आपको इस किनारे तक आके आप नीचे देख सकते हैं, उस पूल से नीचे आप झांक सकते हैं कि पानी कहाँ गिर रहा है। तो बहुत एक दिल जिसका मजबूत है वही इस पूल में नहा सकता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है डेवल्स पूल। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा एक और बड़ा जो झरना है, जिसको हम कहते हैं कि भैया ये इसको हम ये है हमारा नियाग्रा फॉल्स, है ना, नियाग्रा फॉल्स जिसको बोल देते हैं, दुनिया का एक बहुत बड़ा वाटरफॉल में इसका नाम आता है। कनाडा में इसको, ये कनाडा का है, इसको ब्लॉक वाटरफॉल कहते हैं। ब्लॉक वाटरफॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि एकदम से एक जगह ही बहुत सारा पानी गिरता है, इसलिए इसका नाम ब्लॉक वाटरफॉल रखा गया है। और इसका ये भी बड़ा, इस सर्दियों में ये भी जम जाता है, देखिए कितना पानी गिर रहा है और ये यहाँ पे आके ये जम जाता है सर्दियों में, ऐसा पानी खड़ा का खड़ा रह जाता है और लोग दूर दूर से इसको देखने आते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं मैं आपको जल्दी से थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसके बारे में। Niagara's roar was first heard on this planet अब thousands ये of years नियाग्रा ago. फॉल्स है, हम पूरा पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी पाबंदी है, आज हमारे को सेशन खत्म भी करना है। तो ये नियाग्रा फॉल्स है। अब हम नदी पे आए हैं, तो नदी जो है अब हमारी, हमने देखा नदी शुरुआत हुई एक बड़े ढलानों में कूदती फांदती चली आई और उसने बीच रास्ते में बहुत सारी वादियां बनाई, खदान बहुत सारे गॉर्ज बनाए और वो बड़ा उसमें हमने देखा था कैसे वो पानी जो है उसमें राफ्टिंग करते हैं लोग, बड़ी बड़ी लहरों में पानी में खेलते हैं। अब हम आगे नदी का थोड़ा सा एंड के टाइम पे, है ना, उसका अब वो पहाड़ों से आ गई, नीचे आ गई, अब उसका थोड़ा सा बुढ़ापे वाला टाइम आ गया। नदी हरदम अब ऐसा रास्ता चुनती है जिसमें कम से कम रुकावट हो, जहां रुकावट होगी वहां से वो रास्ता बदल देगी। जहां पानी का आपको पता ही है सबको कि जिधर पानी अड़े, जहां पानी के अंदर रुकावट आ जाएगी वो रास्ता बदल के जिधर नरम रास्ता है, सॉफ्ट रास्ता, वहां से निकल जाएगी। इसीलिए ये रास्ता नदियों में बनाती है ना। और जहां से कटती हुई चलती है वहां पे से मट्टी इरोजन, मट्टी को काटते हुए, पत्थरों को काटते हुए वहां से सारी मट्टी को लेके चलती है बड़ी तेजी से। और जब पहाड़ों से आती है तो इसके अंदर इतना प्रेशर होता है कि मट्टी बीच में रुक नहीं सकती, मट्टी को लेके चलती रहती है, आगे लेके चलती है। ठीक है, अब हम नदी के बुढ़ापे वाले टाइम पे आ गए, है ना। अब नदी के अंदर वो दम नहीं रहा जो जवानी में था उसका। अब वो बड़ी, उस टाइम बड़ा जोश था, है ना, ऐसे फांदती थी। अब वो बिल्कुल आराम से चलने वाली होगी, लाठी लेके चलने वाली हो गई है। अब वो बड़े मैदान में आ गई है ना। अब ये बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है। अब क्या होगा, अब इसका काम जो है, ये जो अपने साथ मट्टी लेके चली थी,
अब इसके अंदर क्योंकि पानी धीरे धीरे बह रहा है, तो ये मट्टी जो है अब नीचे बैठना शुरू होगी, है ना। अब ये क्या है, फर्टाइल प्लेन्स इसको बोलते हैं, ये नदी के प्लेन्स बोलते हैं। अब ये प्लेन में आ गई है ना, मैदानों में आ गई है, और ये बड़ी अच्छी उपजाऊ मट्टी लेके आई है, इसलिए दोनों साइड आपको दिख रहा है बड़ी अच्छी खेती हो रखी है ना। और इस समय में इसके अंदर बहुत सारी और छोटी छोटी नदियां मिलती है और बहुत चौड़ी हो जाती है ना। ये नदी का अब बुढ़ापे वाला टाइम आ गया है। और इस बुढ़ापे के टाइम में भी 3 स्टेज आ जाती है ना। एक होता है जो मैंने आपको दिखाया, पर पहले बीच वाला स्टेज देखते हैं। बीच वाला स्टेज, इसमें क्या होता है, पानी जो है इसमें बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाएगा, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नहरें इधर उधर से आके मिलती जाएंगी, और ये काफी ज्यादा, इसमें कन्फ्लुएंस बोलते हैं, जैसे मैंने बोला था संगम, है ना, हिंदी में संगम, इंग्लिश में कन्फ्लुएंस। तो ये कन्फ्लुएंस होता है, संगम होता है, इसमें छोटी छोटी और नदियां मिलती हैं। और ये अपना, अब जो ये जो नीचे खड्डा खोदती हुई चलती थी, नीचे से मट्टी को लेके चलती थी, वो इसका खत्म हो जाता है, क्योंकि मट्टी अब ये छोड़ना शुरू करती है। और क्या है, पानी साइड में को फैलता है, और साइड से इरोजन करता है, साइड में कटाव करता है ना। जो पहले नीचे खड्डा खड्डा करता था, अब वो नीचे नहीं करता, फ्लैट हो जाती है नदी और साइड में फैलती है। तो साइड से नदी के अपने किनारों को काटती हुई चलती है। और इसके साथ साथ 2-3 तरीके के लैंड फॉर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया था, जब पहाड़ों में से चलती है तो खदानों को बनाती है, वादियों को बनाती है। पर जब इस जगह पे आ जाती है तो ये दूसरी चीजें बनाना शुरू कर देती है? तो ये क्या बनाती है, पहले हम देखते हैं, एलुवियल फैन बनाती है? एलुवियल फैन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। मिएंडर्स बनाती है, और ये इस तरह से फैलती हुई चलती है, जैसे आप देख रहे हैं किनारों में इधर उधर जहां भी रुकावट आई उधर से रास्ता बदल लिया, और ये अब इस तरह से फैलती फैलती चलती थी। अब इसको बोलते हैं एलुवियल फैन, है ना। बड़ा खूबसूरत सा एक चीज है ये क्या होता है, जब नदी आ जाती है प्लेन में और या किसी ढलान वाले इलाके में आती है, पर उसमें इतने जान नहीं बसती, उसके बुढ़ापे की वजह से उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो पान मट्टी को अपने साथ लेके चले जाए। तो वो क्या करती है, जिस किनारे में आके जहां उसके अंदर पानी में दम नहीं रहता, वहां पानी तो धीरे धीरे बह जाता है, और मट्टी जो है एक पंखे की तरह है ना, एक एक गोलाई में, ये देख रही है आप किस तरह से गोल उसमें फॉर्म में आके इस तरह से बैठ जाती है? इसको बोलते हैं एलुवियल फैन। यहां से पानी आया, यहां से पानी आया, पानी तो बह गया, मट्टी यहाँ पे इस तरीके से रह गई। देखिए ये देख रहे हैं, यहां से नदी आई और इस तरह से इसने सारा पानी धीरे धीरे बह गया इधर से, और ये मट्टी यहाँ पे छोड़ के चला गया। तो इसको बोलते हैं एलुवियल फैन, है ना। एलुवियल क्या होता है, एक तरह की मट्टी जो नदी ऊपर से लेके आती है, बड़ी उपजाऊ मट्टी होती है। ये एलुवियल मट्टी जो है वो नदी लेके आई और उसको छोड़ के चलेगी एक पंखे के रूप में, इसलिए इसको एलुवियल फैन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हो जाती है। अब ये थोड़ा बुढ़ापे में अब नीचे वाले स्टेज में आते हैं, है ना। ये बुढ़ापे का बीच वाला स्टेज था जहां पे उसने एलुवियल फैन बनाया। अब बुढ़ापे के नीचे वाले स्टेज में आ जाते हैं, थोड़ा और नीचे को। तो वहां पे क्या होता है आप देखेंगे इसमें बीच बीच में ऐसे नदी जो है आइलैंड्स बनाती हुई चलती है ना। ये छोटे छोटे टापू बनाती हुई चलती है, अपने साथ मट्टी लेके आती है, और ये साइड में को कटाव करती है, साइड में, जैसे मैंने आपको पहले बताया साइड का कटाव करती है, नीचे का कटाव कम हो जाता है, और इसमें अपने साथ साथ जो मट्टी लाई है वो छोड़ के चली जाती है, पानी एकदम छोड़ के चला जाता है। और इसमें भी कई तरीके के लैंड फॉर्म्स बनते हैं, कई तरीके की बनावटें जमीन में बनती हैं, जिसको बोलते हैं, जैसे बियर्डेड चैनल्स बनते हैं, फ्लड प्लेन्स बनते हैं। ये क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात आपने ये देखा, देखिए इस तरह से बीच बीच में आइलैंड्स बन जाते हैं, है ना। एक तो ये बियर्डेड मतलब शाखाओं वाली नदी बन जाती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये शाखाओं में बट गई नदी, इसको बोल देते हैं बियर्डेड, यानी शाखा वाली नदी, है ना। फट गई नदी, छोटे छोटे नहरों में बढ़ गई था, थोड़ा सा पानी इधर को बह गया, थोड़ा सा इधर बैठ गया, और जो मट्टी लाया था अपने साथ वो ऐसे यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, और इसको बोलते हैं आइलैंड्स, है ना। और एक बीच की एक धारा होती है, जैसे ये आ जाती है, इसको बोलते हैं सेंट्रल बार, बीच वाली नदी। और जब ये फैल जाती है तो इसको, ये इस तरह से बियर्डेड हो जाती है बियर्डेड नदी। और छोटे छोटे इसमें रेवाइन आइलैंड्स, ये छोटे छोटे आइलैंड्स बन जाते हैं। ये बड़ी दूर से ली हुई फोटो है, ऊपर से फोटो ली है सैटेलाइट से। असल में ये काफी बड़ी बड़ी जगह है ना। इसमें कई जगह, जैसे आप यमुना नदी के किनारों पे जाएंगे तो बरसात जब नहीं होती तो लोग इसमें खेती करते हैं बड़ी अच्छी,
जैसी बरसात आएगी उस समय तक अपनी खेती एक फसल निकाली और वहां से निकल जाते हैं। फिर इस जगह पे पानी आ जाता है, फिर वो नई मिट्टी आ जाती है। तो इस तरह से आइलैंड्स बन जाते हैं। अब एक और चीज नदी करती है, अब ये बुढ़ापे में क्या होती है, बेचारी सीधा चलना भूल जाती है ना। बूढ़ा आदमी है ना, कभी इधर टकराता है, कभी इधर टकराता है। इस तरह से ये लेफ्ट स्विंग करने लगती है, लेफ्ट और राइट को। और पहले तो धीरे धीरे करती है, बाद में तेजी से करने लगती है, तेजी से। ऐसे से होता है, क्यों होता है ऐसा? जैसे आप नदी यहां से आएगी, तो यहाँ पे क्या अपने साथ जो मट्टी लाई थी ना, उसको यहाँ डिपॉजिट कर देगी। पहले ये सीधी चल रही थी, अब ये मट्टी यहाँ पे डिपॉजिट कर दी इसने, तो अब इसका रास्ता इधर को हो गया। जब इधर को जाएगा तो यहाँ पे कटाव कर देगा, ये कटाव करेगा, ये वाली मट्टी लाके यहाँ छोड़ देगा, फिर इधर को चला जाएगा। तो ये एक बार जब इसने घूमना शुरू किया, तो ये और भी तेजी से फिर दाएं बाएं मजे से चलती है, फैलती हुई है ना, एकदम। इसमें डिपोजिशन करती है, मतलब यहाँ पे मट्टी इकट्ठा करती है एक जगह पे, एक तट पे, और एक तट का कटाव करके दूसरी जगह इकट्ठा कर देती है। यहाँ का कटाव किया, यहाँ डिपॉजिट कर दिया, यहाँ का, और यहाँ से कटाव किया, यहाँ डिपॉजिट कर दिया। इस तरह करती है, चलती है। और इसी में जैसे आप ये अमेजन नदी का सीन देख रहे हैं, ये नदी कभी यूं आती थी, इधर से जाती थी, इधर से जाती थी, पर कभी कभी पानी इतना तेज आ जाता है या कुछ ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से ये इस रास्ते को छोड़ के और सीधा रास्ता ले लेती है ना। अब इसको लग रहा है इतना 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 घूम के जा रही है, और पानी को जो है यहाँ पे टक्कर मिलती रही, और थोड़े दिन में क्या हुआ, ये रास्ता पूरा ही खुल गया, है ना। ये पूरा रास्ता खुल गया, ये बाईपास करके सीधा चलेगी। और इसको कह देते हैं, ये जो लेक, कई झीलें बन जाती हैं इस तरह से। ये इस तरह की ये झील रहेगी। अब इसका नदी से कोई लिंक नहीं रहा, अब ये थोड़ी टेम्परेरी रहेगी। बारिश का पानी आएगा तो भर जाएगी, नहीं तो ये धीरे धीरे सूखती चली जाएगी, सूख जाएगी, फिर ये दलदल बन जाएगी, और फिर ये खत्म हो जाएगी। तो ये जो इस तरह की जो झीलें बनती हैं, देखिए अब ये कुछ दिनों में क्या होगा, ये यहाँ से कट जाएगी या यहाँ से कट जाएगी, और ये अलग रह जाएगा हिस्सा, है ना। तो ये बन जाएगा ऑक्सबो लेक। अब ऑक्सबो लेक इसका नाम रखा है, लेक मतलब झील, ऑक्सबो मतलब बैल के ऊपर जो कंधे पे उसके लगाया जाता है, उसको उसको कहते हैं ऑक्स का बो, है ना। अब ये ऑक्सबो लेक भी जो है दो तीन तरीके की होती है। देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें भी फर्क है ना। अगर कोई पथरीला इलाका, कठोर पत्थर वाला इलाके में ऐसी मियंडर्स बनते हैं, इसको मियंडर बोलते हैं, है ना। ऐसे नदी का जो इसको घूम घूम के जाना, इसको बोलते हैं मियंडर। अब ये जो अगर ये चट्टाने पथरीली हैं, सख्त पत्थर की बनी हुई हैं, तो हम कहेंगे इनको एंट्रेंस्ड मियंडर्स। एंट्रेंस मतलब जिसने गोद के जगह बना ली है, ये खड्डा खोद के जगह बना ली है। जैसे हम हाथ में लिख लेते हैं, वो नीले रंग से वो लोग आजकल लिखवाते हैं, टैटू बनवाते हैं, उसी तरीके से ये एंट्रेंच हो गई, इसके अंदर पत्थरों के अंदर गोद दिया इसने अपने आप को। तो ये इस तरह की जो गॉर्ज और कैनियंस बनाती हैं, यही होती है कैनियंस, है ना। कैनियन जो बड़ी होती है उन्हें कैनियन कहते हैं, जो अगर सकरी खाई है तो उसको हम कहेंगे गॉर्ज, है ना। कैनियन और गॉर्ज का फर्क मैंने आपको पिछले बार में बताया था। और इसी में एक और होता है, अगर तो देखिए ये पत्थर हार्ड था, है ना, तो इस तरह से बना। अगर पत्थर सॉफ्ट है तो ये क्या है, कभी किधर को जाएगी, कभी किधर को जाएगी, कोई सही पैटर्न इसका होगा नहीं, और ये कहीं से जहां पे भी इसको मौका मिलेगा उधर को ही चली जाएगी। तो अगर ये, और इसमें क्या है, गहरा भी होता है और साइड में भी फैलती है। पर ये जो ये आपने याली देखी, ये सिर्फ गहराई में जाती है, चौड़ाई में कम होती है। अगर चौड़ाई में होगी भी तो बहुत लंबे समय के बाद ये चौड़ी हो जाती है। जैसे कि ग्रैंड कैनियन आपको अमेरिका में कोलोराडो नदी के ऊपर जो बना हुआ है, जो इस तरह की वादी है, उसको वो एंट्रेंस्ड में से आ जाती है। ये है ऑक्सबो। देखिए ये जो है ना ऑक्सबो, ये बैल के ऊपर जो लगा देते हैं, बैल को खींचने के लिए, गाड़ी को खींचने के लिए, इसी तरह से ये जो नदी है, आपको देख रहा है इस तरह से शेप बन जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया ऑक्सबो लेक है। हॉर्स शू भी लेक कह देते हैं इसको, कई नापों से नापते, कई कहते हैं लूप लेक भी कह देते हैं, भैया छल्ले वाली लेक है। कोई कहता है कट ऑफ लेक, कि ऐसी लेक है जो कट गई है, नदी से कट के बनी है, इसलिए कट ऑफ लेक भी कह देते हैं। तो दो तीन नाम है इसके, खैर बात एक ही है। अब हम नदी के और भी आगे चलते जा रहे हैं। अब नदी बिल्कुल अपने अंतिम स्थान में पहुंच, कोई झील होगी या तो कोई समुद्र होगा, या किसी जगह पे आके वो कल्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसमें अब ये नदी जो कहां से चली थी, अपने साथ क्या क्या लेके चली थी, हर साल आप कहते, हम कहते हैं ना समुद्र नमकीन है साहब,
तो ये अपने साथ बहुत सारा जो जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे, नमक था, मिनरल्स थे, वो अपने साथ लेके चलती आ रही है। पानी में घुल गए हैं वो। अब वो घुलते-घुलते आपको मैं बता दूं, 1 साल के अंदर, 1 साल में कितना नमक आता होगा आप कल्पना कीजिए। साइंटिस्ट बताते हैं तकरीबन 3.6 बिलियन मैट्रिक टन, है ना? कितना हो जाएगा? 1 टन में 1000 किलो, है ना? तो ये 3.6 बिलियन मैट्रिक, मैट्रिक मतलब उसको भी 100 से गुना कर दो। इतना नमक लेके हर साल, 1 साल में समुद्र में नदियां लेके आती हैं। तो समुद्र का पानी स्वाभाविक रीति से नमकीन होता जाएगा, नमकीन हो ही जाएगा, क्योंकि इतना नमक आ रहा है, उसमें मिलता जा रहा है। तो ये इस तरह से ये नमक मिलता है। तो और एक नदी जब बनाती है, जब मिएंडर्स के साथ साथ एक चीज और बनती है। देखिए मिएंडर में जो था, मिएंडर में क्या था, ये काटती हुई चली, पर ये मट्टी को डिपॉजिट करने के लिए इसके पास कोई जगह नहीं थी, कहीं मट्टी को इकट्ठा करने की जगह नहीं थी। पर अगर प्लेन जगह में आ जाते हैं, तो क्या होता है, जब बाढ़ आती है ना, तो अपने साथ मट्टी लेके आती है नदी। और जब बाढ़ जाती है तो मट्टी को यहाँ किनारे पे छोड़ के चली जाती है। ये दोनों साइड में जो किनारे छोड़ के मट्टी चली गई है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये जो मट्टी छोड़ी है, इसको लीव्स बोल देते हैं। लीव्स मतलब छोड़ा हुआ, लीव के चल, भाई मैं जा रहा हूं, आई एम लीविंग बोल देते हैं। उसी तरह से ये लीव्स कह देते हैं इसको। ये अपने साथ एलुवियल फैन जैसा हमने देखा था, वही मट्टी अपने साथ एलुवियल मट्टी लेके आती है और इसको अपने किनारों में छोड़ के चली जाती है। ये बड़ी कैसे कहेंगे, बदरपुर जैसी मोटी मोटी मट्टी होती है ना, पतली बारीक मट्टी नहीं होती, मोटी मट्टी होती है। इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई ज्यादा इतनी कोई खेती वेती भी नहीं हो पा रही, इसमें कोई ज्यादा चीज उगी नहीं है, क्योंकि बड़ी मोटी मसख्त मट्टी है, मोटी मट्टी है। और ये इस तरह से चौड़ी होती जाती है, हर साल नदी आएगी छोड़ के जाएगी, आएगी छोड़ के जाएगी, तो ये जगह जो है बड़ी होती चलेगी। तो इसको बोल देते हैं लीव्स। ठीक है, देखिए जैसे नदी आई, यहाँ पे छोड़ा, अगले साल और छोड़ दिया, तो ये इस तरह से लीव्स बन जाती हैं। ठीक है, ये एक बात हो जाती है। अब नदी आ गई साहब, अपने अंतिम उसका देहांत होने वाला है ना। ये तो एक कुदरती वाला हादसा है, एक हम भी उसका देहांत करते हैं, उसको भी हम देखेंगे आज जल्दी से। तो नदी खत्म कहाँ होती है? नदी खत्म हो जाती है या तो किसी समुद्र में, या तो किसी नदी, दूसरी नदी में मिल जाएगी, या किसी झील में मिल जाएगी। पर और नदी जब आती है समुद्र के पास, तो अपने साथ जो भी मट्टी लाई है उसको डिपॉजिट कर देती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये अपने साथ बहुत सारी मट्टी लाई और इसने लाके यहाँ पे पानी चला गया, मट्टी वही रह गई। तो इस जगह को क्या कहते हैं? पहली बात तो इस जगह को जहां पे नदी खत्म हो रही है, उसको नदी का मुंह कहते हैं। बड़ा उल्टी बात है, आप कहेंगे मुंह तो वो होना चाहिए जहां से शुरू है, पर उसको सोर्स कहते हैं, और जहां नदी खत्म होती है वहां नदी का उसका मुंह कहा जाता है, नदी का मुंह है ये। तो यहाँ पे आके नदी जो है इस तरह से पूरी मट्टी छोड़ के चली जाती है नदी के मुंह पे, और ये इस तरह से इसको बोलते हैं डेल्टा। ये क्या बन जाता है? डेल्टा बन जाता है। देखिए जैसे सुंदरवन डेल्टा है, हम देखेंगे, ये डेल्टा बन जाता है। और डेल्टा जो है बड़ी उपजाऊ मट्टी होती है, क्योंकि इसमें बड़ी एलुवियल मट्टी आई हुई है, नदी ऊपर से पहाड़ों से फ्रेश मट्टी है, उसके अंदर बहुत अच्छी खेती हो सकती है। तो यहाँ एक बड़ी मजेदार खेती लोग करते हैं। इसी तरह से बांग्लादेश में इजिप्ट में, इन एरिया में हम देखेंगे कि ये बहुत उपजाऊ मट्टी बन जाती है। पर एक बात ये देखिए, ये इस तरह से डेल्टा बन जाता है, तो वहां पे ये मैंग्रोव्स उग जाते हैं। इन पौधों को क्या कहते हैं? मैंग्रोव्स, क्योंकि ये क्या खारे पानी में उग जाते हैं। अगर आप यहाँ पे अपना कोई और आम का पेड़ लगाएं, कोई पेड़ लगाएं, तो नहीं होगा, क्योंकि ये खारा पानी है और वो मर जाएगा। पर ये पौधे ऐसे हैं, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ये खारे पानी को अपने अंदर से नमक निकाल लेते हैं पानी को। और इनकी जड़ ऐसी होती है कि ज्वार भाटे में भी देख रहे हैं, ये सब जड़ें हैं। पानी जब जो भाटा आएगा, ज्वार आएगा, तो यहां तक पानी आ जाएगा इसमें, पर ये मरेंगे नहीं, है ना। सारा समय पानी के अंदर जड़ होने के बावजूद भी ये गलेंगे नहीं। जबकि हम कहते हैं भाई ये गमलों में पानी ज्यादा मत डालो, ज्यादा पानी डालोगे तो पौधे की जड़ जड़ गल जाएगी, पर इसमें ऐसा नहीं होता। तो ये डेल्टास कहलाते हैं। अब एक बात होती है, डेल्टा का विपरीत भी एक चीज होती है। अगर देखिए, जैसे यहाँ समुद्र है, यहाँ नदी आके मिली, तो यहाँ पे डेल्टा बनना चाहिए था, है ना। यहाँ पे डेल्टा बनना चाहिए थे, मट्टी जो अपने साथ मट्टी लाई थी नदी, उसको यहाँ छोड़ना चाहिए था। पर कई बार क्या होता है कि नदी का पानी इतना प्रेशर से आता है, इतनी तेजी से आता है कि मट्टी को यहाँ पे जमा होने का मौका ही नहीं मिलता और समुंदर जो है नदी के अंदर मिल जाता आके। तो यहाँ पे ये जो है
आधा नमकीन आधा मीठा पानी, इसको ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, ब्रैकिश वाटर। अच्छा, और ये जो यहाँ पे जो डेल्टा बनना था बाहर की तरफ नहीं बनता, बल्कि समुद्र अंदर घुस जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, नदी के अंदर वापस चल जाता है। इसको कहते हैं एस्चुरी। ठीक है, इस डेल्टा का दूसरा भाई है। डेल्टा हो गया जो बाहर को बन जाए, मट्टी बाहर आ जाए, और डेल्टा अगर नहीं बना, पानी अंदर घुस गया, ब्रैकिश वाटर बन गया, तो हम कहेंगे एस्चुरी बन गई है। एस्चुरी को कह देते हैं ज्वार नदमुख है, हिंदी में मैंने उसका नाम निकाला आपके लिए, उसको ज्वार नदमुख कहते हैं। ज्वार नदी का मुख है ना, पानी जो है अंदर चला जाता है, मट्टी वहां इकट्ठा होने का मौका नहीं मिलता। जैसे कि अमेजन नदी में आपको कोई डेल्टा नहीं मिलेगा, है ना। ये अमेजन नदी है, ये आके अटलांटिक महासागर में आके गिरी है, पर यहाँ आप देख रहे हैं ये कहीं पे भी कोई डेल्टा नहीं है, क्योंकि इतना तेज समुद्र का पानी भी ऊपर चढ़ता है, टाइड्स आते हैं, इधर से नदी का पानी इतना तेजी से आता है, मट्टी को टिकने का मौका नहीं मिलता। और बल्कि समुद्र, और जब भाटा ज्वार चढ़ेगा समुद्र में, तो पानी, खारा पानी नदी में उल्टा आ जाएगा, और जब भाटा ज्वार आएगा, जब पानी नीचे जाएगा, तो नदी का पानी, खारा पानी सब वापस चला जाएगा। तो इस जगह पे भी कुछ खास तरीके के प्राणी होते हैं, खास तरीके के पौधे होते हैं, जो कि दोनों टाइप का पानी में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि और मछलियां यहाँ मर जाएंगी। तो ये एक बात है। और ये जो एस्चुरी है अमेजन नदी की, ये भी आप सोच रहे होंगे ये ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, किसकी फोटो की वैसी फोटो क्यों नहीं दिखा रहे। क्योंकि भैया ये इलाका जो यहाँ से यहाँ तक है ना, 333 किलोमीटर का है। 333 किलोमीटर का मुहाना है नदी का, अमेजन नदी का मुंह, है ना। इतना बड़ा, संसार की सबसे पावरफुल, सबसे बड़ी नदी है, तो मजाक तो है नहीं। तो इसकी एस्चुरी जो बनती है अमेजन नदी की, इसका डेल्टा नहीं बनता, पहली बात। दूसरी बात, ये एस्चुरी बनती है, और इसका मुहाना 333 किलोमीटर चौड़ा है। कितनी गजब की बात है, याद करना भी आसान है, और ये हमें याद रखना भी चाहिए। अब हम चलते हैं साहब, ये तो हो गया था, यहां तक हमने देखा कि नदी का जो कुदरत ने बनाया था वो नियम, उस नियम से जब चलती है तो इस तरह से जब बच्चा पैदा होती है, ऐसे बड़ी होती है, फिर उसमें और जवानी आती है, वो मस्त हो जाती है, फिर वो कैसे थोड़ा बुढ़ापे की तरफ आती है, और अंत में आके उसका मृत्यु यहाँ पे हो जाती है। ये तो स्वाभाविक मृत्यु है जो कि हम सब देखना चाहें। पर एक मृत्यु ऐसी भी है जो हम लोगों की वजह से होती है। इसको भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत जरूरी, क्योंकि एक पोएट था, ब्रिटिश पोएट था, WH आउडेन नाम का। उसने बोला भैया एक आदमी जो है ना, आदमी जो है, हजारों लोग जो हैं बिना प्यार के रहे हैं, जिनको प्यार नहीं मिला जिंदगी में, पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसको पानी के बिना कोई जीवित रह सका। तो पानी बहुत जरूरी है, तो पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हमने समझी। अब हम देखते हैं पानी की पॉल्यूशन, क्यों हम इतना इस पर मनन कर रहे हैं, क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब इसके अंदर सब चीज घुल सकती हैं। इसमें चीनी भी घुल सकती है, इसमें नमक भी घुल सकता है, इसमें बहुत मट्टी भी घुल सकती है, इसमें बहुत सारी चीजें घुल सकती हैं। इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया कि भैया सब चीज इसके अंदर घुल जाती हैं। अब इसकी, इस बेचारे की इस अच्छी खूबी की वजह से इसको नुकसान उठाना पड़ता है नदी को, जो पानी है नदी का, उसको पानी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो नहीं मिलनी चाहिए वो भी मिल जाती हैं, है ना, जिसको हम पॉल्यूशन कह देते हैं। नदी में पॉल्यूशन हो रहा है, जैसे कि ये हमारी करतूत है कि अपना घर का सारा पूरा गंदा पानी लाके हमने इस अच्छी खासी नदी में हमने मिला दिया, है ना। ये सॉल्वेंट है, अब इसके अंदर घुल गया ये। और ये हम दुनिया की लगभग ज्यादातर नदियां, 1/3 लेक जो है, और लगभग आधी नदियां ऐसी हैं जिसमें आप पानी हाथ डालेंगे तो अपने लिए बीमारी को इकट्ठा करने वाली बात है। अब ये देखिए हमारे देश में यमुना नदी है, दिल्ली के किनारे का सीन है ये। क्या कहेंगे आप इसको, इसको हम देवी मान रहे थे, इसकी हम पूजा कर रहे थे, इसको, इसके स्रोत को देखने के लिए लोग पिलग्रिमेज करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं भैया, 4 धाम जाएंगे। और जब वो नदी तुम्हारे पास नीचे आ गई तो हमने उनका ये हाल कर दिया। अब इसको पीना तो छोड़िए, इसमें मछली भी नहीं है। क्यों नहीं है मछली? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल, जितनी मछली को चाहिए पानी के अंदर ऑक्सीजन होनी चाहिए, इस पानी के अंदर से ऑक्सीजन ही खत्म हो गई है ना। इतना कम ऑक्सीजन है कि बहुत ही एक दो कोई तरीके की मछलियां इसमें कोई रह सकती है, नहीं तो ये जो इतनी प्यारी नदी जो थी वो खत्म हो गई।
है। ये हम इस तरह से नदियों को मारते हैं, जो हमारी काम है। ये भी दिल्ली के पास का सीन है। और यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें बताया गया कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो कि खतरनाक केमिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो नदियों में, झीलों में मिलके आते हैं और वो सारा जो है पानी को कंटेमिनेट कर देते हैं। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे देश की समस्या नहीं है, हम भी इसमें शामिल हैं और दुनिया के और भी लोग हैं। 80% देश दुनिया के, ये कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स निकाली गई है कि दुनिया के 80% देश जो हैं वो यही काम करते हैं, अपने प्रदूषित पानी को, पोल्यूटेड जितने भी होते हैं, सब लाके नदी में फेंक देते हैं। अपनी फैक्ट्रियों का कचरा, अपने घरों का कचरा, उसको कोई उसको ट्रीट नहीं करता, उसको अनट्रीटेड कहते हैं, है ना। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आजकल जरूरी है, जैसे यमुना पे हमने 2-3 जगह लगाए हैं दिल्ली में, कि भैया दिल्ली का पानी जिससे पहले कि यमुना में डाला जाए, उसको ट्रीट कर लें, उसके अंदर से हम सारा जो हार्मफुल चीजें हैं, कचरा है, मैला है, उसको निकाल के अलग कर दें और पानी साफ करके जो है उसको आगे हम भेज दें, ताकि वो खेती में काम आ सके, वो सही हो सके, यूज कर सके। पर 80% देश ऐसा नहीं करते हैं, है? और हम भी उसमें, हमने थोड़ा बहुत पहल करी है, पर बहुत करने की अभी जरूरत है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जब हम नदियों को इस तरह से करते हैं तो ये पानी जमीन में जाता है ना। देखिए, हमने एक कुआं खोदा है, ये बरसात का पानी बह के आया है यहाँ से, यहाँ पे ये पर्कुलेशन, जमीन का पानी बह बह के यहाँ से पानी जमीन के अंदर, मट्टी बह बह के चला गया। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि खेतों में हमने फर्टिलाइजर डाले थी, दवाइयां डाली थी, यहाँ पे हमने अपना सेप्टिक टैंक बनाया था, यहाँ नहीं, हमारे घर का सारा जो मतलब गंदा पानी है, टॉयलेट का पानी है, वो यहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा, है ना, इसमें। पर ये पानी को हमने ठीक से इस टैंक को बनाया नहीं, और यहाँ से पानी जो है होते होते जो जमीन का पानी था उसको उसने खराब कर दिया। और एक बार पानी खराब हो जाए तो हजारों साल तक हो सकता है आप उसको दोबारा यूज ना कर पाए। तो ये बड़ी खतरनाक चीज हम अपने खुद के बेवकूफी से हम करते हैं, है ना। इसको अनसेफ कर देते हैं, हम जमीन का पानी पी नहीं सकते। यहाँ का, वहां लिखा होता है कई जगह कि यहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है, आपको खरीद खरीद के पीना पड़ेगा। भाई क्यों है? कुदरत ने तो ऐसा नहीं बनाया था। हमने अपनी बेवकूफी से इस नदी को मार दिया, और उसको क्या मारा, अपने आप को भी मार दिया, है ना। और कई जगह तो रेडियो एक्टिव, यानी वहां पे ये रेडिएशन आ जाता है ना। यानी अगर आप इस एरिया में गए, आपने यहाँ की चीजों को उठा लिया, या इस इलाके में एक बार पानी में होके आ गए, तो हो सकता है आपको कैंसर हो जाए, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी है यहाँ पे। रेडियो एक्टिविटी वेव्स जो है इसमें इतनी खतरनाक है कि ये, और क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे हम, जहां से हम जमीन के अंदर से यूरेनियम निकालते हैं, है ना, जहाँ यूरेनियम, मैं था राखा माइंस में, तो वहीं के पास एक जादूगोड़ा माइंस भी थी। जादूगोड़ा माइंस में क्या था, वहां से यूरेनियम निकाला जाता था। और उस इलाके में इतना ज्यादा, जो खासकर प्लांट्स में काम करने वाले लोग थे, और जो वो नदी का में पानी, जो माइन का पानी था, वो नदी में वापस, स्वर्ण रेखा नदी में वापस डाल देते थे। तो वो इतना नुकसान करती थी कि उस नदी में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और ये न्यूक्लियर प्लांट्स जहाँ पे होंगे, वहां पे ये, वहां पे होता है कई बार मिलिट्री टेस्ट, भाई न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन कर रहे हैं, है ना। ये नहीं सोचते। मैं एक बार देख रहा था कि अमेरिका ने एक आइलैंड था, पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है, वहां पे लोग भी रहते थे, आदिवासी लोग थे, बेचारे सीधे साधे लोग थे। उन्होंने उनको बहला फुसला के, उनको करके वो जगह ले ली और वहां पे एक्सप्लोजन किया। वो जगह आज तक रेडिएशन से भरी हुई है। वहां के जो अब बच्चे पैदा होते हैं, बहुत सारे अपाहिज होते हैं, किसी की आंख नहीं, किसी का मुंह नहीं, किसी का कुछ होता है ना। किस लिए? सिर्फ बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट करना था, न्यूक्लियर बॉम्ब चला के देखना था कि कितना। और एक नहीं हुआ, कई कई बहुत सारे एक्सप्लोजन वहां पे लगातार करते रहे ये लोग, जिससे कि वो पूरा इलाका खराब हो गया। तो उस तरह से भी हम लोग इस पानी को, नदी के पानी को खराब कर देते हैं, रेडियो एक्टिविटी। अभी आपने एक न्यूज सुनी होगी, बिहार में हैंडपंप उगल रहे हैं यूरेनियम, अभी कल परसों की न्यूज थी, है ना। 10 डिस्ट्रिक्ट बिहार की, उसके अंदर पानी के अंदर यूरेनियम है। अब आप सोचिए, जब बच्चे पानी पिएंगे, कोई पानी पिएगा, आर्सेनिक एक चीज थी, आर्सेनिक भी बहुत था बिहार में, और इधर उड़ीसा साइड में, असम में, और आर्सेनिक निकल रहा था, है ना। आर्सेनिक एक तरीके का जहर है। तो वो आर्सेनिक तो था ही, अब ये यूरेनियम भी निकलने लगा। अब यूरेनियम बताइए,
जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर यूज होने वाला मटेरियल है, जिसके अंदर रेडिएशन है। अब ये पिएंगे तो कैंसर नहीं होगा इन्हें। अब ये पूरी डिस्ट्रिक्ट सुपौल, गोपालगंज, सिवान, सिरान, पटना, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद और गया, जहानाबाद, ये 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये पूरा यूरेनियम की चपेट में आ गया। जमीन का पानी है ना, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। तो इस तरह से भी हम करते हैं। अब जो प्रदूषण हम मिलाते हैं, अगर एक ही जगह से आ रहा है ना, एक प्लांट से पानी आया और समुद्र नदी में मिल गया, तो हम कहेंगे भैया ये पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट का सोर्स है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको संभाला भी जा सकता है कि भैया ये एक जगह से सोर्स आ रहा है, ये यहाँ का इस वजह से पानी खराब हो रहा है, इसको हम ठीक कर दें। पर अगर वो कई जगह से आ रहा है, आप देखिए ये तो कहते हैं नॉन पॉइंट सोर्स है, कितनी जगह से है, सीवर का आ रहा है, तेल का आ रहा है, कुत्तों जानवरों का, सब दवाइयां, पेस्टिसाइड्स, घर का तेल, जो इंजन का तेल निकल रहा है। देखिए छोटा छोटी चीजें से भी कैसे प्रदूषण होता है। हमारी गाड़ी के इंजन का जो तेल गिर रहा है बरसात में, वो बह के नदी में जाएगा बहता हुआ, और फिर वो जमीन में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा, इसको संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा भैया पॉल्यूशन हो कहां से रहा है। इसको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है, इसमें इसको ढूंढना और उसको फिर आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करना एक लंबा चौड़ा काम है। तो ये भी एक नॉन पॉइंट हो जाता है। अब इसके साथ साथ जो हम कह रहे हैं कि भैया सिंक का पानी, शावर का, टॉयलेट का पानी जा रहा है, वो तो है ही है। उसके साथ साथ क्या होता है, स्टॉर्म वाटर, जो बरसात का पानी आता है, वो जो हमारे सारे, आप देखा होगा कि सारे जो गलियों में कचरा है, नालियों में कचरा पड़ा हुआ है, तेल, ग्रीस, केमिकल कचरा पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, और जो घुलने वाली चीजें हैं, जैसे कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं कट्टों में रखा हुआ है, खाद रखी कुछ है, वो सब पानी में मिलके भी इस नदी में चली गई। अब ये जाके इसने नालों में से आया और ये नदी में गिरा दिया। अब ये जब जाएगी तो ये क्या करेगी, है ना, क्योंकि नदी को पहली बात तो बाउंड्री नहीं पता है कि भैया ये मेरा देश खत्म होता है, यहाँ से भैया दूसरे का देश शुरू हो जाता है, तो मैं तो अपने देश का मैं ध्यान रखना है, दूसरे का देखना नहीं। ऐसा तो होगा नहीं, नदी तो जाएगी भैया, वो तो कुदरत की चीज है। तो ये एक देश से दूसरे देश को, दूसरे देश से तीसरे देश को खराब करते, हो सकता है एक ही गलती से बहुत सारे आगे लोगों को नुकसान उठाना पड़े। और ये देखें, लोगों के साथ साथ प्राणियों को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये तेल का लीकेज है, कचरा है, जो कि यहाँ पे ये बेचारे सी ऑटर्स जो है, सी लायंस जो है ना, सील मछली जो है, इनको, सील जो जानवर है, इसके ऊपर देखिए किस तरह से तेल आ गया। ये हुआ है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ रशिया में, साइबेरिया में, आपने सुना होगा। यहाँ पे क्या हुआ था, साइबेरिया का तेल का कुआं था, वो तेल के कुएं में पाइपलाइन फट गई, है ना, और उसका नुकसान इतना हुआ। देख रहे हैं आप, ये सारे में तेल आ गया, ये सफेद भालू जो है, पोलर बेयर और ये सी लायंस, ये सब बहुत नुकसान हुआ। और वो नदी, समुद्र में पानी जाके सारा, समुद्र में सारा तेल चला गया, बहुत सारी मछलियों को, प्राणियों को नुकसान हुआ। और एक चीज होती है जो रनवे होता है, जो रनवे मतलब बारिश का पानी नालियों में से होके, खेतों में से होके जाता है, ये एक बहुत जबरदस्त काम करता है। देखिए एक चीज आपको बता दूं, ये जितने भी प्रदूषण मैंने अभी तक आपको बताया कि भैया सीवर की वजह से, इसकी वजह से होता है, उन सबसे ज्यादा खतरनाक जो नुकसान करने वाला है, वो ये है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ये है कि जैसे हमने खेतों में पानी डाला, खेतों में खाद डाली, हमारी फैक्ट्रियों में हमने कोई चीजें बनाई, और वो सारा जो अपने साथ, जो फास्फोरस, अपने साथ न्यूट्रिएंट पॉल्यूशंस, नाइट्रोजन और खासकर फास्फोरस, फास्फोरस सबसे बड़ा दुश्मन है, और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, हवा में भी है, अगर वो ना भी मिलाएं तो भी चल जाएगा। पर अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस पानी में हमने नदी में डाल दिया, तो सोच लीजिए वो नदी खत्म हो गई। वो ना आपके लायक रहेगी, ना किसी प्राणी के लायक रहेगी, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, वो ऑक्सीजन रहित हो जाती है नदी। ये जो है ना, ये ग्रीन अलगाई है, अलगाई मतलब काई आ गई इसमें, इसको कहते हैं अलगाइलल, अलगाई बूम, ब्लूम्स है, अलगाई, अलगाई बूम, ब्लूम्स बोलते हैं, मतलब एक तरह से फट, पूरा फूल फल के एकदम से काई इतनी बन गई, क्योंकि खाद मिल गई पानी में, खाद मिल गई तो ये काई एकदम बहुत ज्यादा हो गई। और होके जब वो ऊपर आती है, फिर वो जब मरती है तो नीचे को जाती है, नीचे जाती है तो वहां उसको बैक्टीरिया खाने आ जाते हैं, और वो पूरा जो है, पूरा पानी जो है उसके अंदर से सारी ऑक्सीजन सोख लेता है। ये अलगाई जो क्या करती है, ये काई क्या करती है, सारी ऑक्सीजन पानी की सोख लेगी अपने अंदर, खत्म कर देगी,
और उसके अंदर कोई भी नहीं रह सकता, झींगा मछली कुछ भी नहीं, सब भाग जाती है छोड़ के। और ये देखिए इस तरह से पूरा पानी को घेर लेती है। ये इतना ज्यादा अफेक्ट करती है, चेन रिएक्शन होता है इसका, चेन इफेक्ट होता है। क्या होता है कि भैया जो ना केवल जो इसमें पानी रह, जो एक के बाद एक की पहले भैया मछली चलेगी, मछली के ऊपर रहने वाले दूसरे प्राणी, हम भी, हमारों को भी नुकसान, पूरा एक्वेटिक एनवायरनमेंट जो है, पूरा पर्यावरण जो है पानी का, वो खत्म हो जाता है। और इस इलाके को कहते हैं डेड जोन, यानी मरा हुआ इलाका। इसमें कुछ भी चीज नहीं होगी, एक एक मछली का तिनका भी नहीं मिलेगा आपको। और आप सोचेंगे चलो ये तो छोटे मोटे इलाके की बात है भैया, चलो जहाँ पे थोड़ा सा आधा 1 किलोमीटर की बात होगी। नहीं, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आप देखिए, अमेरिका का ही वीडियो है, जहाँ पे मिसिसिपी नदी आके, ये जो नदी आके समुद्र में मिलती है, पैसिफिक ओशन में, मेक्सिको के पास ऊपर आती है, वहां जाके ये पानी में मिलती है। और इसमें जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स हमने बताए, फास्फोरस बताया मैंने आपको, नाइट्रोजन बताया, ये जब आके इसमें मिलता है और पानी समुद्र में आके गिरता है, तो क्या होता है आप देखिए। Nutrient pollution is a widespread national problem and is well documented in places like the Chesapeake Bay अब ये चेसापीक बे है River अमेरिका Basin का, ये मिसूरी नदी यहाँ and से आती Puget है। Sound. Nutrients like nitrogen and phosphorus are a natural part of the ecosystem. They support the growth of aquatic plants. और But human ऐसा नहीं कि इस नाइट्रोजन और फास्फोरस की जरूरत नहीं है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, पर कुदरत ने अपना बैलेंस बना रखा था, वो अपने आप को सही हिसाब से चलती थी, है ना। और कोई ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं, पर हम जैसे एक केमिकल मिला रहे हैं कपड़े धोने के लिए, खाद डाल रहे हैं, activities cause an excess of और nitrogen and phosphorus in बारिश the का पानी बह environment. बह के जा रहा है, ये Surface सारा and नदी में groundwater जाके becomes मिल polluted, जाता है। creating a serious problem known as nutrient pollution. Nutrient देखिए ये लिखा pollution हुआ can है, affect you ये and your पानी family's पीने health. लायक नहीं है, इस पानी को आप पिएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, है वहाँ लिखा हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा एक नुकसान करता है, As it threatens our drinking water supplies and places where we like to swim and fish. Excess nutrients can also cause an explosion of algae growth called algal blooms. These can be foamy, पूरा scummy, or भर a गया है। thick mat of slime on the surface of the water or along the beach. यहाँ पे कोई नहीं रह Some सकता। algal blooms are harmful because they produce toxins that can make people sick. और ये इतना जहरीला भी होता है, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन्स बन जाते हैं। न्यूरोटॉक्सिन्स मतलब जहर, जैसे सांप भी काटता है तो न्यूरोटॉक्सिन है, नर्व्स को डैमेज करने वाला, है ना। तो इस पानी में जो बहुत सारे, जो अगर आप इसमें नहाने जाएंगे तो आपको बीमारी लग जाएंगी। जो इस पानी में शार्क मछली है, वेल है, कछुए हैं, उन लोग वो भी बीमार हो जाते हैं, है ना। उनका नर्व वो कहीं के कहीं चले जाएंगे, उनको पता ही नहीं है, बीमार हो जाते हैं। तो ये भी These इफेक्ट blooms आता है। also hurt tourism, reduce property values, and drive up water treatment costs. The nutrients move downstream, killing fish and creating large dead अब ये zones देखिए where कितना no बड़ा aquatic डेड जोन life बन गया can है। survive. It's one of the most serious water pollution issues facing our nation. Nutrient pollution comes from farms, ये lawn खेत फार्म fertilizer, से pet खाद waste, डाली, city है streets, ना, सारे कूड़ा faulty कचरा septic systems, सब जाके and sewage treatment plants. Limiting nutrient pollution from excess nitrogen and phosphorus will protect people's health, support the economy, and keep America's waters. तो ये जो इलाका है ना, ये जो बताया मैंने, ये तकरीबन 6,500 वर्ग किलोमीटर का है, जो डेड जोन है। वहां मछली नहीं मिलती इन लोगों को, मछली पकड़ने जाते हैं, खाली जहाज लेके जाते हैं, खाली आ जाते हैं। ऑक्सीजन नापते हैं पानी में, ऑक्सीजन जितनी चाहिए उसकी आधी भी नहीं है उस पानी में, बिल्कुल डेड जोन हो गया। तो ये भी नदी को मारने वाला एक बात है? और इतना प्रदूषण करा है। हम लोग अपने देश को बोलते हैं अमेरिका, अपने आप को हम सोचते हैं भाई अमेरिका बड़ा समृद्ध है, ये अमेरिका का सीन है। आप कहेंगे पानी में आग लग गई, पानी में आग लगी हुई है। ये छू होगा, क्यों होगा, मतलब इसका नाम, मैं इसको मजाक में पढ़ रहा था जब मैंने कहा इसका नाम होना चाहिए क्यों होगा है ना। ये CUYAHUGA है, HOGA, क्यों होगा नदी है। इसके अंदर इतना प्रदूषण, इतना तेल, इतना सब कुछ आ गया कि पानी में आग लग गई। देखिए आप यहाँ पानी के अंदर आग लगी हुई है, इतना प्रदूषण इस नदी में है। डेड सी है, डेड है ये नदी, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, इतना प्रदूषण है। देख लीजिए ये हालत है ना। इसमें वास्तव में इसमें आग लगी थी 1969 में, और उससे पहले, उसके बाद भी, उसके पहले भी कई बार आग लगी।
और गवर्नमेंट लोगों से छुपाती रही इस बात को, फोटो नहीं लेने देते थे कि भैया ये वो, कि हमें कुछ करना पड़ेगा। पर लोगों ने जब बाद में हल्ला किया तो अब गवर्नमेंट ने कुछ इसके बारे में स्टेप्स उठाए, तो उसके बाद से अब आग तो नहीं लगी, पर ये नदी अभी भी डेड है, इसमें कुछ नहीं होता। और ये डैम्स के इसके ऊपर हम डैम बना देते हैं, नदियों पे जब बांध बना देते हैं तो वो भी पूरा सिस्टम खराब कर देती है नदी का, क्योंकि नदी जब बहती है तो अपने साथ अपने मछलियों को, सब चीजों को पालती हुई चलती है, और रुका हुआ पानी जो है नुकसान करता है। तो डैम किस तरह से नुकसान करते हैं, ये हम जब डैम्स का सेशन लेंगे कभी, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसको मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ और हम आगे चलते हैं कि ये जो है डिब्रीज, मतलब कूड़ा हम जो नदियों में समुद्र में फेंकते हैं, है ना, अपना कचरा फेंक देते हैं, वो भी इन जानवरों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, नदी को मारने वाला सिस्टम हो जाता है। क्योंकि एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए, इस इकोसिस्टम में से, इकोसिस्टम मतलब पर्यावरण में से, एक भी प्राणी, एक भी छोटे से छोटा, सूक्ष्म सूक्ष्म, बड़े से बड़ा, कोई भी एक हटा दें तो पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा, पूरा सिस्टम हौच पौच हो जाएगा, है ना। अगर आप कहें भाई शेर हटा दो क्या फर्क पड़ता है, या हम कहें भैया ये कौवा हटा दो क्या फर्क पड़ता है, पृथ्वी के ऊपर की बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये हम जो डिब्रीज फेंक देते हैं, इसमें देखिए जो ऐसे कछुए और ये इस तरह के जो जानवर हैं, ये बेचारे फंस जाते हैं और मर जाते हैं, तो ये इनको बहुत नुकसान होता है। और ये क्या करते हैं, फ्लोट, हम अपना कूड़ा लाके, हमने सबसे बड़ा हमारे को क्या हुआ, देखिए ये भी एक बड़ी विडंबना की बात है कि जो विकसित देश हैं, वो जो गरीब देश हैं, जैसे फिलीपींस है और जो इधर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ एशियन कंट्रीज हैं, मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा, फिलीपींस गरीब है ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, पर ये कि जैसे जो ऐसे जो छोटे अभी विकासशील देश हैं, अपना कचरा लाके इनको दे देते हैं कि भैया इसमें हमारा, तुम इसमें से भी कमा लो, है ना। वो अपना जैसे अल्युमिनियम के कोका कोला के कैंस और ये वो ला के सब दे दिया, अब ये बेचारे उसी को रिसाइकल करते रहते हैं, इनकी कमाई होती रहती है, इसी में चलते रहते हैं। पर ये इतना, और क्या करते हैं, उस इलाके में जाके अपने कूड़े को समुद्र में फेंक देते हैं, बड़े बड़े शिप में लाएंगे और वहां समुद्र में घेर के अपने देश में चले जाएंगे। पर ये कहाँ जाएगा भाई, ये देखिए फ्लोटिंग गार्बेज, ये तैरता हुआ पूरा पैच है, और ये कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है ये देखिए, ये दो पैच बन गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब आप सोच लीजिए, ये पैच, ये जो जगह है, मैंने आपको पहले बताई थी, ये वाली जगह जो साउथ अमेरिका की इस वाले तट से यहाँ तक, ये इतनी चौड़ी है कि इसमें चांद आ सकता है पूरा। तो यानी ये इतनी बड़ी जगह है, उसके अंदर अगर हमारे को इतने बड़े एरिया में ये कूड़े दिख रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कितना कूड़े का ढेर है ये। और ये यहीं पे घूमते रहते हैं, ये घूमते रहेगा यहीं, है ना, इस इलाके में, और ये यहाँ से आएगा यहाँ, ये अमेरिका ने यहाँ पे घेर दिया, यहाँ पे घूमता रहेगा, यहाँ पे यहाँ घूमता रहेगा। तो इस तरह से हम पानी को बिल्कुल सत्यानाश कर देते हैं। तो अब हमें करना क्या है ना, बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा लास्ट में, जिससे कि आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, और बड़ा बड़ा ध्यान से सुनने वाली और समझने वाली चीजें हैं उसमें, कि उसने इंसान को बताया कि भैया क्या कारण थे, कैसा हुआ कि हम इस स्थिति में पहुंच गए आज, कि हम अब नाश होने वाले, हम दिख रहा है कि हमारे पास अब कुछ चारा नहीं है, और हम क्या करें अब बचने के लिए, वो भी उसने बताया है। तो हम इसको देखेंगे, पर मैं आपको मोटा मोटा इसमें बता देता हूं। पहले तो हमारे को रिड्यूस करना चाहिए, जो चीज हम रिसाइकल कर सकते हैं उनको हमें हमें कम से कम अपनी चीजों को, अपनी जरूरतों को कम करना चाहिए, है ना। सबसे ज्यादा जो प्रदूषण और बहुत ज्यादा प्रदूषण का जो कारण है, वो है जानवरों की वजह से। कौन से जानवर, आपको हैरानी होगी जान के, वो जानवर जिनको हमने पाल लिया अपने फायदे के लिए। जंगली जानवरों को हमने खत्म कर दिया। दुनिया में इस समय जितनी चिड़िया हैं, कौन सी हैं, जो हमारे फायदे के लिए हमने मुर्गियां पाल रखी हैं। सबसे ज्यादा जानवर कौन से हैं, गाय, भेड़, बकरी, सुअर, जो कि इंसान ने अपने खाने पीने के लिए रखी हुई है। बाकी जानवर कम हो गए। तो हमने अब उसको हमें रिड्यूस करना है, उसको हमारे को रिड्यूस करना है। और जो यूज कर सकते हैं, जिसको दोबारा भी हम यूज कर सकते हैं, उनको दोबारा यूज करना चाहिए। ऐसी चीजें, प्लास्टिक है जो, इन सब चीजों को कम करना चाहिए। और जो तेल का सिराव रिसाव है, और जिस तरह की चीजें हैं, गैसेस हैं, जो एसी के अंदर गैस डलती है जिससे कि हवा में प्रदूषण होता है, इन सब चीजों को हमने खत्म करना है। और हमने क्या करना है, जहां पे हम इन कूड़े को डालते हैं, वो बड़ा सोच समझ के, बड़ा समझ से करना है।
उसमें दवाइयाँ जो हम खेतों में डालते हैं वो बड़ी सोच समझ के डालनी है, खाद जो डालते हैं वो बहुत सोच समझ के डालनी है ना? और ये इस तरह से हमारे को ये सब चीजें करनी है। तो अब एक वीडियो में लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ये आखिरी वीडियो है इस सेशन का। आप इसको देखिए, समझिए, और कुछ बातें होंगी जो मैं आपको हिंदी में समझाता चलूंगा कि कैसे आप इसमें सुनिएगा। पृथ्वी, हम जो इस स्टेज में आए हैं, जो हमने अभी हम कह रहे हैं भैया ये बहुत नुकसान हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, पानी खराब हो गया, वो उस स्टेज में हम आए कैसे, है ना? उसको हम समझेंगे, हम देखते हैं। प्लेनेट को कैसे How बचाया do we जाए? create a future in which both people and nature can thrive? हम एक ऐसा पर्यावरण कैसे This बनाए is जहाँ पे the कुदरत biggest question of our और times. इंसान सब एक साथ In the रह next सकें। few decades, we need to do something unprecedented. Achieve a sustainable existence on Earth. But how do we do it? हमें अब ऐसा पर्यावरण बनाना है जहाँ पे हम सब जो है एक दूसरे को संभालते हुए, क्योंकि हम अभी तक क्या था भैया, लो लगा लो, पृथ्वी में से मिल रहा है, ले लो, खोस लो, छीन लो, खा लो, है ना? अब हमारे को इस समझ में आ रही है कि भाई हमारे को ऐसा पर्यावरण बनाना है जिससे कि पर्यावरण भी बना रहे, पृथ्वी भी बनी रहे, हम भी बने रहे, प्राणी भी बने रहे। एक ऐसा हमारे को एक एनवायरनमेंट बनाना है। We can start by understanding how we got to this point. पहले समझना यह है कि हम यहाँ पहुंचे कैसे। 20,000 years ago, humankind consisted of less than 1 million hunter-gatherers across the globe. We lived within the resources on अब ये बता रहे हैं कि आज से करीब 20,000 साल पहले तक इंसान जो था एक शिकारी की तरह था, जो मिला पृथ्वी, जो उसको नदी में से मिला, जो जमीन में से मिला, जंगल से मिला, वो लेके उसने खा लिया, है ना? और हम निर्भर करते थे अपने आस पड़ोस की चीजों पे, जंगलों पे, पानी पे। हमारे को उससे हम जो मिलता था हम उसको खा लेते थे या प्रयोग कर लेते थे। और इंसान थोड़े थे, जंगल में बस ऐसे घूमते फिरते थे, अपना कुछ खाया, मिल गया, खा लिया और अपनी जरूरत के अनुसार ले लिया। offer, in balance with nature. A strategy that could theoretically last forever. But it wasn't an easy life. अब हुआ क्या कि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर उसी तरह से हम चलते कि भैया कुदरत हमें जो दे रही है उसको हम ले लें, हमारी जरूरत के अनुसार जितना उतना खा लिया, बाकी जरूरत छोड़ दो। और इंसान आज भी हैं ऐसे, ये भी आपको बता दूं मैं आपको। हम लोग जो शहरीकरण में हो गए, हम लोग जो विकसित अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, ये हमारी दिमाग की एक खुरापात है जो हमें लगता है कि नहीं हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अगर आप जंगलों में जाएं, कुछ आदिवासी लोग आपको अभी भी ऐसे मिलेंगे जो कि उतना ही लेते हैं जितना उनको जरूरत है ना? उसमें संतुष्ट हैं वो, पर इंसान को चैन नहीं है ना? अब उन चैन नहीं था तो उसने क्या Nature किया? determined our survival. We used our unique minds to challenge that reality. हमने अपने दिमाग को प्रयोग करके कुदरत की चीजों को हमने उससे और ज्यादा लेना शुरू किया। हमने कहा नदी भी ले लो, जमीन भी ले लो, पहाड़ भी ले लो। As did our demands. Every time a new problem arose, we solved it, altering Earth's entire surface in the process. और जब भी हमारे को कोई जरूरत पड़ी, हमारे को कोई समस्या आई, तो हमने क्या किया? हमने अपनी समस्या को सुलझाने के लिए पूरी पृथ्वी को ही बदलना शुरू कर दिया, है ना? जंगलों को काटना खत्म कर दिया। पहाड़ थे, रास्ते में अड़ रहे, भैया यहाँ हमें नदी बनानी है, यहाँ एक रास्ता बनाना है, इस पहाड़ को हटा दो, है ना? यहाँ से हमारे को ये चाहिए, इसको हटा दो। हमने पृथ्वी का को सिर्फ एक तरह से ऐसे चीज सोचा कि बस इससे ले लो, सब ले लो, है ना? अपने हिसाब से इसको बदल दो, इसको तोड़ दो, फोड़ दो, ऐसा करा। We have changed the world so profoundly, scientists have decided that Earth has entered a new phase of its existence. Welcome to the Anthropocene, the age of humans. अब हम एक नई तरीके की दुनिया में आ गए, है ना? जहाँ हम क्या है, हम कुदरत को बताते हैं तुम्हें क्या करना है। पहले कुदरत हमारे को चला रही थी, अब हम कुदरत को चलाने लगे। There's just one problem. We're now totally out of balance with nature. और उससे प्रभाव क्या हुआ कि जो संतुलन था कुदरत का और इंसान का, मनुष्य का, वो बदल गया। अब ये थोड़े समय की दुनिया हिसाब रह गया है। अब परेशान है, अब करें क्या? So how do we deal with this problem? अब हमें करना क्या है? When you boil it down,
there is one underlying big issue. Our planet is becoming less wild. Our species has cleared 3 trillion trees, cultivated half its fertile land, and now fishes across most of the ocean. In the last 50 years, the populations of wild animals have reduced. और इसका परिणाम क्या हुआ कि 60%. हमने जंगलों को खत्म कर दिया, है ना? We've मैं इसको पॉज replaced करते चलता हूँ, सॉरी। माफ How कीजिए, do मेरा we माउस create थोड़ा a गड़बड़ कर रहा है। future in which both people and nature can thrive? यहाँ तक हमने देख लिया था। तो हमें क्या करना है There's अब? very little wild left. हमने जंगलों को खत्म कर दिया, जंगल के This प्राणियों को खत्म कर दिया। biodiversity loss is हमारे को not just a जंगल, कुछ tragedy, इलाके it's जंगल the के लिए single उनको biggest अनटच problem we छोड़ना face. बहुत जरूरी है, Without क्योंकि हम एक एक biodiversity, प्राणी को the world as we know it अपने doesn't फायदे के work. हिसाब से देखते रहे। Our planet needs its wild spaces. जंगल चाहिए दुनिया में जिनको Everyone कोई is ना a छेड़े। component in the global machine. Only if they are all healthy can the planet run smoothly. A less wild world is less able to provide for our needs. अगर जंगल और हम कुदरती तौर पे जंगल दुनिया को नहीं छोड़ेंगे, तो अपने हिसाब से दुनिया अपने आप को बनाए, अपने आप प्रजनन हो, अपने आप सब कुछ हो। अगर उसमें नाक अड़ाते रहेंगे, अपनी टांग अड़ाते रहेंगे, तो सब कुछ खत्म होता जाएगा, जैसा अभी हम देख रहे हैं। And stability is what we need most of all. Can we turn this situation around? Can we re-wild the world? Well, maybe, due to one key change. As societies develop, something is happening that has never happened before. अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, The आगे main चलेंगे, reason समय हो रहा है। by investing in अब education हमारे and को women's rights हम and ये raising कह रहे हैं people कि out of अगर हम poverty, दुनिया को we इस तरह से could bring छोड़ देंगे, about peak human even sooner. This changes everything. It gives us the opportunity we need to हमें बैलेंस regain बनाना our है balance. कुदरत का, है ना? कुदरत का बैलेंस बनाना है अपने साथ। अब हम क्या, कौन से पेड़ लगाते हैं जो The हमारे plan मतलब for का our है? planet कौन is सी खेती करते remarkably हैं simple. जो हमारे मतलब की है? हम जंगलों को काट देते हैं Reduce और यहाँ our पे खेती करेंगे, impact गेहूं बो by देंगे, making sure है ना? that everything we do, we can do forever. For the biggest gains, we could concentrate our efforts on 4 goals. हमें 4 चीजों पे ध्यान लगाना है। Phasing out fossil fuels पहले बात, जितना and भी हमारा replacing them with जो renewables. कोयला, तेल और इस तरह This के will जो not only ईंधन है, slow the उसको warming हमें of the खत्म planet करना है, कम and the यूज कर acidification देना of है। the ocean, but it will lead to clean air for all of us. सबके लिए साफ हवा हो जाएगी, है ना? हमारे को Upgrading to फिर efficient food दूसरा, production फूड and रेवोल्यूशन। reducing our हमारे को consumption खाने of के लिए meat. कैसी चीजें यूज करनी है We'll जो require कि far less space to provide for ourselves, leaving more for grasslands, हाँ, हमारे को reducing जंगलों को काट काट के deforestation, and our अपने लिए demand खाना for उगाना fresh नहीं है। water, and feeding जो more जंगल है, people उसको with जंगल छोड़ healthier, दीजिए। more affordable food. अब हमारे को मैनेज Working करना है, together to चीजों को properly संभालना है। manage our कैसे ocean. संभालेंगे? A global network of no-fish zones. कुछ ऐसे इलाके, जैसे हमने बोला जंगल जरूरी है, जंगल में जहाँ पे कोई जानवरों को, कोई भी चीजों को कोई इंसान छेड़े ना, जैसा कुदरत अपने हिसाब से चलना चाहती है उसको छोड़ दे, उसी तरह से समुद्र के अंदर भी ऐसे इलाके बनाए जाएं जहां पे कोई समुद्र में, उस इलाके में मछली पकड़ने नहीं जाएगा, वो इलाका कोई इंसान नहीं जाएगा, वहां पे कोई मछली नहीं पकड़ी जाएगी। ऐसे इलाके हमारे को समुद्र में भी बनाने पड़ेंगे। On the use of international waters would restore the health of the ocean so it actually produces more fish for us all to तो वो eat. हमारे फायदेमंद का ही होगा, क्योंकि हमारे को और ज्यादा खाने Working की चीजें मिलेगी। hard to keep hold of the wild populations we और still जंगल have, में जो encouraging nature कुदरती wherever जो we जानवर can. हैं, देखिए हम अब ये In the बताएंगे, देखिए आप, ocean, on land we no longer need, and even in our cities. If we make these changes, we'll be a long way to becoming a species in balance with nature once again. We will have taken a remarkable journey from 1 million people struggling to survive to several billion living long, healthy lives on a stable planet, able to provide for all our needs. Only at that point
will the Anthropocene, the age of humans, be truly underway. At that point, we will be proud to call it our planet. How do we create a future in which both people and nature can thrive? We open our eyes to this moment in history. Think on a planetary scale. Embrace the challenge we face. And do something we humans are very good at. Change the world. तो हमें क्या करना है? हमें कुदरत को उसको फिर से पनपने देना है। जंगल जो हमने काट दिए उनको छोड़ देना है, फिर से जंगल होने दो। जानवर जो हमने मार दिए, काट दिए, खराब कर दिए, जंगली जानवर, उनको फिर से आने दो। समुद्र में भी हमारे को ऐसे करना है, हमें मैनेज करना है। बिजली पानी जो ईंधन हम प्रयोग करते थे उनको हमने कम करना है। हमें हवा से बिजली बनानी है, हमें पवन की वजह से है ना सोलर एनर्जी यूज करनी है, हमें दूसरे साधनों का इंतजाम करना है। और पर कुदरत से जो कुदरत के साधन हमें जो मिले हुए हैं, जो नदी पानी, इनको हम खराब ना करें, नहीं तो बैलेंस बिगड़ गया है, अब बिगड़ते ही जा रहा है। और अगर अभी भी नहीं संभले तो खत्म। तो आज हमने यहाँ पे हमारा सेशन जो है खत्म होता है नदियों के ऊपर, है ना। उम्मीद है आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा, बहुत सारी बातें हमने देखी। तो नदी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, इस बीच में क्या कुछ होता है, और कैसे नदी अपनी एक कुदरती तौर एक एंड होता है, और कैसे इंसान उसको नाश करता है, वो भी हमने देखा। तो यहाँ आज हमारा सेशन खत्म होता है। चलिए फिर सबको बाय बाय, हैं, मिलते हैं हम अगली बार।